हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। स्वागत है आपका अभियान आईएएस एकेडमी की अद्भुत प्रश्नोत्तरी कक्षा और एमसीक्यू के महायुद्ध में। तो जितने भी हमारे कर्मवीर श्रृंखला के धीर वीर गंभीर योद्धा हैं, आ जाओ जल्दी और करते हैं क्लास की शुरुआत। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? क्या आप सारे बच्चे सुन सकते हैं? क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? तो आज की कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे। बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक एग्जामिनेशन में, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, चाहे आप स्टेट का कोई पीसीएस दे रहे हो, स्पेशली आजकल दो तीन आपको याद रखना है स्टेट जो पीसीएस है काफ़ी चर्चित हैं, जिसमें एक यूपी पीसीएस जो है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। अभी 17th बीपीएससी होने वाला है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, वो भी आपको नज़र में रखना है। साथ ही साथ में आपको क्या करना है, राजस्थान जो पब्लिक सर्विस कमीशन है आरपीएससी, उसका भी नज़र रखना है। एमपी पीसीएस को भी आपको नज़र में रखना है। DSSB की वैकेंसी आई हुई हैं, तो तमाम वैकेंसियाँ चलती रहती हैं, उन सबका क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। और हर एक एग्जामिनेशन में यहाँ से आपको सवाल बनने वाले हैं, क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से, बहुत सोच समझ करके, पूरी स्ट्रेटजी बना करके जिसको क्या करिए, कवर करिए अच्छे से। और इसी को आज डिस्कस करेंगे। सबका स्वागत है भाई, आप सभी बच्चों का स्वागत है। आपका वर्णिका जी, याचिका स्वागत है आपका भाई अंकुश, और रियल एम के स्टडी नमस्कार सर। प्रियंका, वर्णिका, ज्योति, तान्या, मधु और मोहित जी, सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब, बताओ? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? सभी जो महारथी कक्षा में हैं मुझे ज़रा बताओ कैसे हैं आप सब, और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? मेरी आवाज़ आ रही है ना आप सबको? स्वागत है आपका भाई भावना जी, नमस्कार। चलिए, तो क्या हम क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं? सभी बच्चे जो कर्मवीर कक्षा में हैं मुझे बता दें, क्या स्टार्ट कर सकते हैं क्लास को? मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको ना? चलिए, देखिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता देता हूँ, है ना। और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारी क्लास को आगे लेकर के जाएंगे। शुक्रिया भाई, सबका स्वागत है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे किसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, मान लिए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अगर मैं आपसे चर्चा करूँ, तो यहाँ पे थोड़ी इसकी हिस्ट्री जाननी है आपको। सर्वोच्च न्यायालय की जो कहीं पे अगर कोई डिस्कशन होता है तो सबसे पहले होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। आप सब जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, जिनको भी नहीं पता हो, सुबह की हमारी क्लासेस चल रही हैं, जाकर के फिर से देख लेना, डिटेल में हमने उसमें डिस्कस किया है रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बारी क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा करी जाती है, यानी कि जो हम जिसको कह रहे हैं कलकत्ता, तो उसमें क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है। कब? 1774 के अंदर। उसमें क्या थे, उसमें 4 जज थे मुख्य न्यायाधीश को मिला करके, और एलिजा एम्पे उसके क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे, यानी आप क्या कह सकते हो उसके चीफ जस्टिस थे, किसके? कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो चर्चा करी जाती है वो 1935 के एक्ट में की जाती है, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या है, फेडरल कोर्ट है वो, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, सुप्रीम कोर्ट नहीं है वहाँ पे, क्या होता है, फेडरल कोर्ट होता है। एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था के बारे में बात की जाती है कि क्या होगा, पूरे भारत के जितने भी सिविल और क्रिमिनल जो मैटर्स होंगे उनको देखने के लिए, लॉ इंटरप्रिटेशन के लिए क्या किया जाएगा, वहाँ पे एक फेडरल कोर्ट की स्थापना करी जाएगी। इस तरह की बात कब की जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। और उसके बाद में क्या होता है भाई, आप जानते हैं सारे बच्चे, जैसे ही हमारे देश का संविधान बनकर के तैयार हो जाता है और उसके बाद में वो लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, तो उसके 2 दिन बाद ही क्या है, याद रखना है आपको, 28 जनवरी को क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या आ जाता है, अस्तित्व में आ जाता है, काम करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे आप बात करेंगे वन बाय वन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। जब हम बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आपको याद रखना है पार्ट 5, ठीक है कि नहीं, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं, ठीक है कि नहीं, संघ बोलते हैं। संघ के यानी यूनियन के पार्ट 5 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। और ये कौन से आर्टिकल में वर्णित है, 124 के अंदर इसमें क्या किया गया है, इसके बारे में बात की गई है, डिस्कशन किया गया। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी सी जानकारियां थी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अब बारी बारी से हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको
सवाल को बड़े ध्यान से सुनना है और उसके बाद में क्या करना है, उसका जवाब देना है। चलिए सारे बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अब जवाब दें। क्वेश्चन को ध्यान से सुने और ये सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में, ये हर एग्जामिनेशन में छपने वाले हैं। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, ये आप लगा लीजिए इन पे 5 स्टार्स। ये सब के सब क्या है, आपके एग्जामिनेशन में छपने वाले हैं। ज़रूर यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे या घुमा फिरा करके पूछे, सवाल तो आपको मिलेंगे इधर से, इतना कंफर्म कर सकते हैं हम। चलिए अब आंसर करें क्वेश्चन नंबर 1 का। बताना है आपको, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें होती है? फटाफट से बताइए। आपको बताना है इसमें से द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन, किसके पास है ये शक्ति? कौन ऐसी ताकत रखता है, जरिए बताइए फटाफट से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन? क्या है सही जवाब? सभी बच्चे जल्दी जल्दी जवाब दें और आगे बढ़ते जाएं। ये किसी भी बच्चे का सवाल जो है गलत नहीं होना चाहिए, याद रखें आप, है ना। किसी भी बच्चे का ये गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। चलिए बहुत ही बढ़िया, सबका आंसर एकदम सही है, क्या बात है, ठीक है कि नहीं? सब बच्चे जानते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास में। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर ओनली। संसद के पास क्या है, शक्ति है कि वो क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट यानी अपेक्स कोर्ट में क्या किया जा सकता है, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, देखिएगा, यानी 28 जनवरी 1950 की जब मैं बात करूंगा, 28 जनवरी 1900 अगर मैं बात करूं आपको 50 के बारे में, तो उसमें क्या थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक चीफ जस्टिस थे और साथ ही साथ में 7 अदर जजेस थे। आज की डेट में अगर हम बात करेंगे तो हमारे देश के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यहाँ पे हाईएस्ट जो जजेस की संख्या है वो कितनी है, 1+33, यानी एक मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 क्या हैं, अन्य न्यायाधीश हैं, 33 अन्य न्यायाधीश हैं। अब सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे, सभी बच्चे, जैसे वीडियो खत्म हो जाता है, मुख्य न्यायाधीश महोदय कौन से हैं, उनका नाम क्या है। बात समझ में आई? सब बच्चे जवाब देंगे। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2 का, जल्दी बताएं और आगे बढ़ें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, पीटी मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खास है भाई, इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब देना आपको सोच समझ के। चलिए बताएं जल्दी से। विच केस, आपको बताना है, विच केस डिसीजंस हैड अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, केंद्र और राज्यों के संबंधों पे डायरेक्ट प्रभाव डालने वाला कौन सा इसमें से एक केस है? कमेंट करें जल्दी से, बताएं फटाफट, सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करें। चलिए भाई, अब जिन महारथियों ने जवाब दे दिया है हम देख लेते हैं, किस केस के, किस वाद के निर्णय का केंद्र और राज्य संबंधों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है या पड़ा। तो यहाँ पे इसका जो जवाब आएगा, बहुत बढ़िया जवाब दिया है ज्यादातर बच्चों ने, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सही आंसर है ज्यादातर का, है ना। चलिए, और जिनका आंसर सही नहीं है, थोड़ा पढ़ने पे भाई ध्यान देना स्टार्ट करो ना। एक ही चीज से जीवन चलेगा, मैं बता रहा हूं आपको। आई एम सेइंग दिस, मैं बहुत ही आपको जिम्मेदारी से और बहुत सोच समझ करके मैं बोल रहा हूं आपको। देखिए, अगर आपने पढ़ाई कर ली, बात समझ में आई, अगर आपने आज किसी विषय पे समय दिया, अपना किसी भी विषय पे अपना समय दिया, जिस भी विषय में आपको इंटरेस्ट है, आपको चाहे हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, पॉलिटी पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, आपको ज्योग्राफी पढ़ने में, इकोनॉमी पढ़ने में, साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ने में, किसी भी विषय को याद रखना है, अगर आपको जीवन अपना बढ़िया बनाना है, बात समझ में आई, पूरे 40 से अगर मान लेते हैं आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, 40 से अगर 50 साल आपको बहुत अच्छे काटने हैं, शानदार अगर आपको जीवन यापन करना है, और किसी प्रकार का जीवन में अगर आपको कोई रिस्क नहीं चाहिए कि कल को क्या होगा पता नहीं है, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, एक चीज को बहुत अच्छे से कर लीजिए, कोई भी एक सब्जेक्ट जो है, कोई भी एक सब्जेक्ट, ठीक है कि नहीं, वो क्या कर लो, बहुत शानदार कर लो अपना।
ऐसा शानदार होना चाहिए कि आप एकदम किसी को चैलेंज कर दो कि भाई चल जो सवाल पूछना पूछ ले, जो क्वेश्चन करना है कर लो आपको, और मैं ये विषय पढ़ाऊंगा और ये विषय पढ़ाऊंगा, मेरे को इतनी पेमेंट चाहिए, अब जो सवाल तुमको पूछना है पूछ लो आप, है ना। इस तरह का कॉन्फिडेंस आपके पास में विषय में होना चाहिए, सब्जेक्ट में होना चाहिए। और अगर आपने विषय पे इन्वेस्ट कर दिया समय, तो जीवन बड़ा शानदार कटेगा आपका। 40 से 50 साल जो है आपकी बहुत बेहतरीन कटने वाली हैं। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पहली बात तो सिलेक्शन है नहीं, बहुत स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं। बिना पढ़े भैया कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको, बिना मेहनत करे कहीं कुछ नहीं मिलता है। जितना बड़ा पद चाहिए आपको, जितना बड़ा आपको पद चाहिए, उतना ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा चीज़ों को क्या करना पड़ेगा आपको, साइड करना पड़ेगा। मतलब ये देख लो आप, आपको क्या करना पड़ेगा, अपना आराम छोड़ना पड़ेगा, रिलैक्स छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को जो रिस्की जोन है उनमें क्या करना पड़ेगा, धकेलना पड़ेगा, तब पॉसिबल है चीज़ें आपके हाथ में आ जाएं। अब यहाँ पे इसलिए मैं बार बार आपको बोलता रहता हूं, तो आपको विषय तो बहुत अच्छा करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इसी सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे क्या है ये कह रहा है भाई आपसे, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, किसी एक केस के बारे में, तो उस केस का नाम है एसआर बॉम्बे केस। हमने कई बार क्या किया है, इसके बारे में डिस्कस किया आपके साथ में, एसआर बॉम्बे केस को। ये एसआर बॉम्बे केस जो है बेसिकली 1994 का केस है। यहाँ पे एसआर बॉम्बे साहब कौन है, ये हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री, यानी तत्कालीन मुख्यमंत्री होते हैं। और इनकी सरकार को क्या किया जाता है, याद रखना है, यानी 1989 से 1988 से लेकर के 1989 में ये क्या करते हैं, कर्नाटक के एज ए मुख्यमंत्री सर्व कर रहे होते हैं। जनता दल के क्या होते हैं, ये मुख्यमंत्री होते हैं। अब उन
मेरी आवाज़ आ रही है भाई आप सबको? क्या आप सुन पा रहे हैं भाई? चलिए, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? कमेंट करें जल्दी से। तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में भाई? हम लोग बात कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि यहाँ पे क्या होता है एसआर बॉम्बे केस के मामले में। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, यहाँ पे एसआर बॉम्बे क्या है, कर्नाटक राज्य के उस टाइम पे क्या है मुख्यमंत्री हैं, और वो सर्व कर रहे होते हैं कब से, 1988 से लेकर के 1989 के अंदर। और यहाँ पे क्या किया जाता है, उनकी सरकार को क्या कर दिया जाता है, जो है 356 लगा करके क्या कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। अब वैसी स्थिति में वो चले जाते हैं कहाँ पे, पहले जाते हैं वो कर्नाटक हाई कोर्ट, और कर्नाटक हाई कोर्ट उनकी बात को नहीं सुनता है। देन उसके बाद में उनको क्या करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की यानी सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आता है 1994 के अंदर, यानी 1994 में क्या आता है, ये बेसिकली उसका फैसला आता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की यहाँ पे क्या है, 9 जजेस की खंडपीठ क्या करती है, इसमें बड़ी खंडपीठ है, और वो अपना फैसला देती है। और इस फैसले में क्या किया जाता है, इस फैसले में बहुत ही स्पष्ट तरीके से क्या कहा जाता है कि यहाँ पे राष्ट्रपति जो महोदय हैं बेसिकली वो क्या है, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए मुक्त नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। उसके लिए क्या है, उनको संविधान के अनुसार ही क्या करना होता है, राष्ट्रपति शासन लगाना होता है। अब संविधान में क्या वर्णित है आप सब जानते हैं अच्छे से, हमने डिस्कस भी किया है। यानी क्या होना चाहिए, यदि कोई भी स्टेट, और अगर उस स्टेट की क्या किया जाता है, उसकी मशीनरी जो है बेसिकली, कानून और व्यवस्था जो है बेसिकली, अगर वो संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है, तो वैसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, वैसी स्थिति में वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। यानी कि स्टेट की गवर्नमेंट अगर क्या नहीं कर रही है, यूनियन गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रही है, जो वेलफेयर की बातें हैं उसको अंजाम नहीं दे रही है, तो एक आधार ये हो सकता है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ये स्पष्ट शब्दों में यहाँ पे बोला जाता है किसके द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, कि राष्ट्रपति जो शासन लगाया जाता है उसका पहले आधार दिया जाना चाहिए, बेस दिया जाना चाहिए, ठीक है कि नहीं, तभी ऐसा हो सकता है, अन्यथा नहीं। अब यहाँ पे क्या है, 356 तब लगाया जा सकता है जब ऐसा प्रपोजल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से क्या हो जाए, पास हो जाए। अगर ये पास नहीं होता है तो वैसी स्थिति में क्या होगा, 2 महीने के अंदर अंदर, विद इन 2 मंथ्स, याद रखना है, जो भी स्पेशली याद रखना है, जो भी आपको जो मुख्यमंत्री है, मंत्रिमंडल है, जिसको आपने डिसमिस किया है, जिसको आपने बर्खास्त किया है, वो वापस से आ जाएगा, गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये उन्होंने कहा है। साथ ही साथ में इसमें और 2-3 चीजें आपको जरूर याद रखनी है। वो क्या है, वो सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति महोदय तभी क्या करेंगे, राष्ट्रपति शासन लगाएंगे जब क्या हो, मंत्रिमंडल का यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का इसके लिए क्या मिले, रेक्टिफिकेशन मिले। तो इस तरह की बातें करी जाती है। इससे क्या होता है, सीधे सीधे, क्योंकि हमने आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, बताया था, क्योंकि एक चलन सा चल गया था राष्ट्रपति शासन लगाने का, और राष्ट्रपति शासन लगाने का जब चलन चल गया था बेसिकली, तो वैसी स्थिति में क्या है, ये जो फैसला एसआर बॉम्बे केस, ये सीधे सीधे केंद्र और राज्य के संबंधों को क्या करने के लिए, प्रभावित करने के लिए काफी था। तो इसके बारे में और डिटेल में फिर कभी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताएं, क्या होगा सही जवाब। सभी बच्चे, अगर मेरी आवाज आ रही हो आप सबको, कमेंट करें जल्दी से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी आंसर करें। किस अनुच्छेद के तहत संसद सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकती है, जल्दी बताइए क्या है सही जवाब। बहुत ही बढ़िया है भाई। क्या नाम है आपका, दीपांशु। दीपांशु जी जो है वो अभी 9th क्लास में, और उनको आईएएस की तैयारी करनी है। बहुत बढ़िया भाई, हमारा देश है वो खूब प्रगति करने वाला है आगे। चलो अच्छा है भाई, तैयारी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं है कि नहीं। लेकिन स्कूलिंग पे थोड़ा ध्यान दे लेना, स्कूलिंग अगर अच्छी है तो बाकी सारा कुछ अच्छा है ना, पढ़ते रहना बस,
तैयारी का मतलब क्या होता है? तैयारी का मतलब क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना बेसिकली, ठीक है कि नहीं, है ना। हर एक तरह की योग्यता आपको अपने अंदर लेकर के आनी पड़ेगी मिस्टर हिमांशु। तो पढ़ते रहें, अभी आप 9th क्लास में हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा लोड वोड लेना नहीं है, स्कूलिंग भी ठीक से होती रहनी चाहिए आपकी। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए। जो बच्चे कक्षा में हैं और जिनको क्या करना है, जिनको यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो क्या कर सकते हैं वो, यहाँ पे ये एनसीईआरटी नाम का एक क्या है, ये एक जड़ी बूटी होती है बेसिकली, ठीक है कि नहीं। उस जड़ी बूटी को क्या कर सकते हो आप, घोट के पी सकते हो, है ना। इससे क्या होगा, जब भी आप ये तैयार कर लोगे अच्छे से, और फिर अगर कोई टीचर आपको ये सब पढ़ाएगा तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, बेसिक्स आपके अच्छे क्लियर हो जाएंगे, शानदार हो जाएंगे। ओके, चलिए फिलहाल आप मुझे आंसर करें नेक्स्ट क्वेश्चन का। आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत संसद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में यानी उसकी ज्यूरिसडिक्शन में वृद्धि कर सकती है, बताएं जल्दी से। बहुत बढ़िया आंसर दिया है, क्या बात है, राइट आंसर है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है कि नहीं। देखिए हमने आपको बताया 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, एक जज महोदय होंगे, उनके अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बात समझ में आई। उसके बाद में फिर बाकी सारी चीजें चलती आती हैं, ठीक है। अब इधर क्या है, यहाँ पे आप इस पे देखेंगे, इसमें क्या आता है, इसमें अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन आता है, यानी हाई कोर्ट से क्या किया जा सकता है, यदि कोई व्यक्ति हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है ना, तो वो क्या कर सकता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के अपील कर सकता है। इधर आपके पास में क्या है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास में उन्हीं मामलों में ज्यूरिसडिक्शन का अधिकार है जो यूनियन लिस्ट के अंदर है ना, जो किसके अंदर है, यूनियन लिस्ट के अंदर है, संघ सूची में जो वर्णित है बेसिकली उसी में ये तमाम चीजें दे करके रखी हुई हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर क्या है भाई, प्रोसीजर की बात की जाती है सिविल और क्रिमिनल मैटर्स के अंदर। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 143 के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, इसको तो अच्छे से याद कर ही सकते हैं आप। तो 143 में क्या है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्या है, शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट से किन्हीं भी लीगल मैटर्स पे क्या करना, कंसल्ट करना, ये सुप्रीम कोर्ट की मानिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्या है, ये शक्ति होती है आर्टिकल 143 के अंदर। तो फिलहाल तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4, करिए आंसर जल्दी से और आगे बढ़िए, फटाफट फटाफट आंसर करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी आंसर करें, क्या है सही जवाब। थोड़ा फास्ट आंसर करिए। क्वेश्चन है, न्यायालय की पत्र अधिकारिता वाक्यांश का क्या मतलब है। क्वेश्चन है, व्हाट इन मीन बाय द फ्रेज लेटर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, क्या मतलब है इसका। चलिए भाई, तो यहां पे जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है, फटाफट फटाफट बताएं। किसी मुकदमे का संवैधानिक खंडपीठ को स्थानांतरण, दूसरा है किसी औपचारिक प्रतिवेदन के ना होते हुए भी स्वप्रेरणा से कार्रवाई करने की शक्ति, रिट याचिका के कार्य क्षेत्र में विस्तार और न्यायिक प्रक्रिया में ढील। क्या मतलब है इसका, जल्दी बताएं। व्हाट इन मीन बाय द फ्रेज लेटर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, कमेंट करिए। ट्रांसफर ऑफ द केस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, पावर टू एक्ट सो मोटो इन द एब्सेंस ऑफ एनी फॉर्मल रिपोर्ट। तो यहाँ पे ये पत्र अधिकारिता का मतलब क्या होता है, जब भी कोई किसी प्रकार की कंप्लेन अगर मान लेते हैं माननीय न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को नहीं की जाती है, तो वो क्या करता है, यदि उनको लगता है महसूस होता है तो वो क्या कर सकते हैं, शो मोटो एक्शन ले सकते हैं, ठीक है कि नहीं। स्व अभिप्रेरणा से खुद ही अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, अनन्य अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकते हैं, वो शो मोटो एक्शन लेते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं आप, उसको लेटर ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। तो उसको सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जवाब दें, क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर करिए। लोकहितवाद की व्यवस्था भारत में कैसे आरंभ की गई, क्या है सही आंसर। न्यायिक पहल के द्वारा, संविधान में संशोधन के माध्यम से, राजनीतिक दलों के द्वारा, संसदीय अधिनियम के द्वारा, क्या है सही आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। हाउ द सिस्टम ऑफ द फिलैंथ्रोपिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। लोक हितवाद की व्यवस्था जरा बताएं। न्यायिक पहल के द्वारा, संविधान में संशोधन के माध्यम से,
राजनीतिक दलों के द्वारा और संसदीय अधिनियम के द्वारा। क्या है सही आंसर? लोकहितवाद का मतलब क्या होता है? कई बार हमने डिस्कस किया आपसे PIL के बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के बारे में हमने खूब डिस्कस किया, आपके साथ में बातचीत करिए। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है बेसिकली, इसमें क्या किया जाता है, अगर बहुसंख्यक जनसंख्या का हित है बेसिकली, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, यहाँ पे न्यायालय में क्या किया जा सकता है, प्रतिवेदन दिया जा सकता है, किसी प्रकार से कोई शिकायत करी जा सकती है अगर इसमें क्या हो रहा है, ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट है तो यहाँ पे PIL के द्वारा, PIL की शुरुआत वैसे अमेरिका में होती है और अमेरिका से ही हमने इसको लिया है बेसिकली, ठीक है। आने वाले समय में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, लोकहितवाद बोलते हैं, ठीक है कि नहीं, यानी फिलैंथ्रोपिज्म बोलते हैं इसको, है ना। फिलैंथ्रोपी के बारे में आपने सुना होगा, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये न्यायिक पहल है, ठीक है कि नहीं, ये क्या है, न्यायिक पहल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे, आंसर करिए जल्दी से, सभी आंसर करें। आपको बताना है मलिमत समिति के द्वारा किस क्षेत्र में सुधारों की संस्तुति की गई थी, कमेंट कीजिए। इन विच ईयर रिफॉर्म वर रिकमेंडेड बाय द मलिमत कमेटी, क्या है सही आंसर? चलिए, तो यहां पे अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में, ठीक है कि नहीं, यानी हम इसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी आपराधिक न्याय व्यवस्था। इसमें क्या करना है, इसमें जो भी विक्टिम्स हैं बेसिकली उनको क्या करना, न्याय प्रोवाइड करना, ठीक है कि नहीं, उनको क्या करना, रियायत देना, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को हनन ना कर पाए, ठीक है कि नहीं, वो इंश्योर करना, यही इसका मकसद है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये जो कमेटी है बेसिकली ये गठित की जाती है 2000 के अंदर, 2000 के अंदर, यानी सन 2000 में इसको क्या किया जाता है, गठित किया जाता है। और यहाँ पे ये जो मलिमत साहब है बेसिकली वो क्या है, केरला हाई कोर्ट के जज रहे हैं और उनकी अध्यक्षता में क्या की जाती है, कमेटी गठित की जाती है। इसकी रिपोर्ट आती है 2003 के अंदर बेसिकली। तो ये बहुत सारी रिकमेंडेशंस देते हैं अलग अलग केसेस पे। रेप के मामलों में ये क्या करते हैं, फांसी को देने से मना कर देते हैं, बात समझ में आई। अपराधियों के लिए भी क्या करते हैं ये, कि जो अपराधी हैं बेसिकली उनके प्रति भी क्या किया जाना चाहिए, उनको भी अपनी सुनवाई का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो इस तरह की कमेटी के अंदर क्या है, रिकमेंडेशंस हैं। तो ये पूरी तरह से जो कमेटी है वो किस पे है, आपराधिक न्याय व्यवस्था को मजबूत करने पे। ओके, तो ये इसका क्या है, सही आंसर है, डी इज द राइट आंसर। जिन जिन बच्चों ने जवाब दिया उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट आंसर करें और आगे बढ़ें। क्वेश्चन है, जनहित याचिका के संबंध में कौन सा सही है। हमने आपको बताया था जस्ट अभी थोड़ी देर पहले PIL के बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। अब जरा कमेंट करके मुझे बताएं क्या सही आंसर है। कोई तीसरा पक्ष न्यायालय के सामने जनहित के मामले का सवाल लेकर के आ सकता है। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय किसी नागरिक के पत्र पर या पोस्ट कार्ड के द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुरोध करने पर कार्रवाई कर सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है आपका, जनहित याचिका को सामाजिक अनुयोजन मुकदमे के रूप में जाना जाएगा। न्यायाधीश कृष्णा अय्यर और भगवती इसके प्रस्तावक रहे थे। क्या है सही आंसर? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप सभी बच्चे जल्दी से आंसर करिए। चलिए भाई, जिन जिन बच्चों ने जवाब दिया है, देखिए हम आपको बता चुके हैं, आपको PIL के बारे में जब हम बात करेंगे तो PIL को, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को यहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा चर्चित करने का जो काम करते हैं, जो यहाँ पे हर जगह पे इसको ज़्यादा चर्चा में लेकर के आने का काम करते हैं, वो है PN भगवती साहब, ठीक है कि नहीं, यानी 1985-1986 के आसपास की बात। तो यहाँ पे ये ज़्यादा चर्चा में आती है बेसिकली, ठीक है कि नहीं, क्योंकि अमेरिका से इसको लाया गया है। होता क्या है इसमें, कोई भी क्या कर सकता है, कोई भी थर्ड पार्टी क्या कर सकता है, PIL फाइल कर सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में क्या कर सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकता है। अगर मामला किसका है ये, अगर ये मामला जनहित का है, बहुसंख्यक इसमें क्या है, जनसंख्या का हित है,
जैसे पर्यावरण का कोई मुद्दा है, जैसे दिल्ली में क्या है, बार बार हर साल क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण बड़े लेवल पे हो जाता है। इससे क्या होता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, बुजुर्गों को बहुत दिक्कत होती है, पेशेंट्स को बहुत दिक्कत होती है ना। तो ऐसे मामले में क्या किया जा सकता है, अगर सरकारें काम ना करें तो ये PIL लेकर के क्या किया जा सकता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को काम करने के लिए, यानी प्रोएक्टिव एक्शन लेने के लिए उनको क्या है बोला जा सकता है, उनसे गुहार लगाई जा सकती है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा किया जा सकता है। अब इसके लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, कोई वकील की जरूरत नहीं है आपको। क्या करेंगे आप, कोई भी सामान्य नागरिक या तो कोई पत्र लिख करके या कोई पोस्ट कार्ड के द्वारा भी क्या कर सकता है, अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए इस तरह का अनुरोध, इस तरह की रिक्वेस्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कर सकता है। यहाँ पे इसमें क्या किया जाएगा, जो सामाजिक अनुयोजन की हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली, उसके रूप में इसको जाना जाता है। और यहाँ पे इसको चर्चित करने का काम था, सबसे ज्यादा काम किया है न्यायाधीश महोदय कृष्णा अय्यर और PN भगवती। तो इसका सही आंसर है ए इज द राइट आंसर। सारे के सारे स्टेटमेंट एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट आंसर करें जल्दी से और आगे बढ़े। आपको बताना है, न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसमें वह असंवैधानिक घोषित करता है किसको, कमेंट कीजिए जल्दी से। जुडिशियल रिव्यू में किसको क्या किया जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनाउंस किया जाता है, बताएं। कार्यपालिका के किसी भी आदेश को, निम्न न्यायपालिका के किसी भी निर्णय को, विधायिका के द्वारा निर्मित किसी भी कानून को, और विधायिका के किसी भी अधिनियम या कार्यपालिका के किसी भी आदेश को। क्या है सही आंसर, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या है। द जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द जुडिशरी टू डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, any order of the executive, any decision of the lower court, any law made by the legislature, any act of the legislature or any order of the executive। क्या है सही आंसर, कमेंट कीजिए सभी बच्चे। कुछ बात समझ में भी आ रही है आपको कि नहीं आ रही है भाई, बताइए जल्दी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, सारे बच्चे जल्दी बताइए। क्या आप सब सुन पा रहे हैं, बहुत बढ़िया है। चलिए भाई, तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में, जुडिशियल रिव्यू के बारे में। तो जुडिशियल रिव्यू जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस में, आर्टिकल 13 के अंदर है बेसिकली। और अब क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का इंटीग्रेटेड पार्ट है। बात समझ में आई, यानी कि ये जो मूलभूत संरचना का सिद्धांत जो आता है 1973 के अंदर केशवानंद भारती केस के अंदर, उसमें क्या किया जाता है, याद रखना है, इस जुडिशियल रिव्यू को क्या किया जाता है, न्यायिक पुनरावलोकन को क्या माना जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसको आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करते हुए, 368 का इस्तेमाल करते हुए संविधान संशोधन करके इसको हटाया नहीं जा सकता। बात समझ में आई, इसको कम नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, जो भी संसद कानून बनाएगी, ठीक है कि नहीं, यानी जो भी लेजिस्लेचर कानून बनाएगा, लॉ फॉर्मेशन का काम करेगा, और साथ ही साथ में एग्जीक्यूटिव उस लॉ को कैसे इंप्लीमेंट करती है, बात समझ में, फोर्सफुली इंप्लीमेंट करती है या कुछ कैसे भी इंप्लीमेंट करती है, तो उसकी क्या देखी जाएगी, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी देखी जाएगी, उसकी संवैधानिकता को चेक किया जाएगा। और अगर वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, उसमें प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है, ठीक है कि नहीं, उसमें जो ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसेस है अगर उसको फॉलो नहीं किया गया है, तो क्या किया जाएगा, उस कानून को, उस लॉ को, उस नियम को निल एंड वॉइड किया जा सकता है, ठीक है कि नहीं। अब जैसे ब्यूरोक्रेसी की अगर हम बात करेंगे, तो मध्य प्रदेश के कलेक्टर महोदय हैं बेसिकली, और अभी क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स क्या कर रहे हैं, अभी क्या है, वो किन्हीं बातों से क्या है अवेयर नहीं है, या उनको ठीक से बात समझ में नहीं आई है, कानून के बारे में अप्रोप्रिएट उनको जानकारी नहीं, जो भी है, तो वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास में क्या है, संविधान उनको आर्टिकल 19 के थ्रू क्या देता है, ये हक देता है कि वो क्या कर सकते हैं, वो हड़ताल कर सकते हैं, वो अपनी बात को रखने के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, मेमोरेंडम दे सकते हैं अधिकारियों को, कर्मचारियों को। लेकिन उसको ये थोड़ा ना कहा जाएगा कि भैया तुम्हारी औकात क्या है। कलेक्टर महोदय अगर ऐसे कहेंगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो जरा बताओ कैसे काम चलेगा, है ना। आप भी सब अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आप लोगों को सर्व करने जा रहे हैं। आपकी ड्यूटी क्या है, लोगों को सर्व करने की, उनकी सेवा करने की, उनको जो भी समस्याएं, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए आप जा रहे हैं। और अगर आप उनके साथ में ऐसे बेअदबी से बात करेंगे, ठीक प्रकार से अगर बात नहीं करेंगे, उनकी बात को सही से सुनेंगे नहीं, तो जरा मुझे बताइएगा
ऐसे अधिकारी बनने का फायदा क्या है, ऐसी सरकार होने का फायदा क्या है। आपको भी ड्यूटी है कि अगर आपसे कोई भी अधिकारी कर्मचारी ठीक से बर्ताव ना करे, आपसे ठीक से बात ना करे, तो जरा बताओ उसको भैया कि आप पब्लिक जो है सर्वेंट हैं, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते, है ना। यू आर नॉट अलाउड टू डू सो। इस तरह से आप बात करेंगे, इस तरह से बिहेव करने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा ना बैठाया हुआ है। बात समझ में आई। चाहे आप आईएएस अधिकारी क्यों ना है, कोई भी है, आप मुख्यमंत्री क्यों ना है, आप चाहे कोई मिनिस्टर ही क्यों ना है, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। बात समझ में आई। आम जनता से आपको बहुत तहजीब से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी के दम पे आप इधर बैठे हुए हैं, है ना। तो आपकी ये ड्यूटी है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये जरूर याद रखेंगे आप सारे बच्चे। तो यहाँ पे फिलहाल इसका जो आंसर हो जाए क्या है, जो भी विधायक आया, लेजिस्लेचर है, उसने कानून बनाते समय प्रक्रिया का पालन किया है कि नहीं किया है, संविधान के अनुरूप जो है बेसिकली वो चली है नहीं चली है। और एग्जीक्यूटिव, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा, ब्यूरोक्रेसी आ जाती है। बात समझ में आई। क्योंकि जितने भी स्कीम्स हैं उनको, जितने भी अधिकारी हैं, है ना, स्पेशली अगर हम बात करते हैं आईएएस के बारे में, तो वही तो इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। तो याद रखना है आपको विशेष तौर पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें आप, क्या है सही जवाब। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जवाब दीजिए। भारत के न्यायालयों के द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। फटाफट से बताना है आपको। कुछ रिट राइट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब आप कमेंट करके मुझे बताएं क्या है सही जवाब। सभी आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। क्वेश्चन है, भारत के न्यायालयों के द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो, परमादेश या मैंडमस जारी नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट है, किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश या मैंडमस जारी नहीं होगा। यहाँ पे तीसरा है, आपको कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति यानी कि पब्लिक माइंडेड पर्सन अधिकार परीक्षा या को वारंटो रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची या पिटिशनर हो सकता है। क्या है सही आंसर, कमेंट करें जल्दी से। फटाफट फटाफट बताइएगा क्या है सही आंसर। 1 और 2, 2 3, केवल 1 और 3, और 1 2 3, कमेंट कीजिए क्या है सही जवाब। चलिए आ जाएगा भाई दीपांशु, टाइम लगेगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, लेकिन प्रयास करते रहे, आपको आ जाएंगी बातें, समझ में आ जाएंगी। पैदा होते ही जो है रॉकेट उड़ाना नहीं आता है भाई मिस्टर दीपांशु, पता है क्या है कि नहीं। कोई बच्चा अगर आकर के पैदा ही हुआ है और उसके बाद वो कहे कि भाई नहीं तेरे को इसरो का चेयरमैन बना दिया जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं होता है। तो चीज़ों को समझने में क्या लगता है, वक्त लगता है ना, टाइम लगता है बेसिकली, ठीक है कि नहीं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ABC सीखना पड़ता है, उसके बाद में ही तो बाकी चीज़ें कैलकुलेशंस आती हैं। फिर A+B का होल स्क्वायर आता है, फिर क्यूब आता है, फिर उसका स्क्वायर के अलावा फिर उसको 4 टाइम। तो ये धीरे धीरे ना ग्रेजुअल प्रोसेस है, तो चिंता ना करें, बस लगे रहें, ठीक है कि नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, दिशा, डायरेक्शन, दिशा पकड़ लीजिए, है ना, लक्ष्य की प्राप्ति आपको हो जाएगी। अगर आपकी दिशा सही है, आपकी डायरेक्शन सही है, लक्ष्य आपको आज नहीं तो कल मिल जाएगा। बस प्रयास करते रहिए, है ना। बस इतनी सी बात है, आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो प्रयास है आज से कल थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, है कि नहीं, कम नहीं होना चाहिए। हर हाल में आज से आपका प्रयास कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको क्या मिलेगा, जो भी आप जीवन से चाहते हैं वो आपको अवश्य हासिल होगा, मिलेगा। चलिए आंसर करें जल्दी से। फिलहाल इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या है भाई, याद रखना है आपको डी इसका सही आंसर। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा किसके बारे में, परमादेश के बारे में, तो ये परमादेश जो होता है बेसिकली याद रखना है किसी के लिए हो सकता है। परमादेश जनरली तो किसके लिए होता है, सरकारी अधिकारी कर्मचारी, ठीक है कि नहीं, और साथ ही साथ में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को होता है, गवर्नमेंट्स को हो सकता है, या उसको कोई भी जिसको सार्वजनिक काम दिया गया है उसके लिए क्या हो सकता है, इसको इश्यू किया जा सकता है कि हम आदेश दे रहे हैं, वी आर ऑर्डर्स, है ना, हम आदेश देते हैं। अब समझिए आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और 126 के अंदर कौन,
हाई कोर्ट के पास में रिट राइट होते हैं, रिट इशू करने की शक्ति होती है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो याद रखना है आपको, जो मैंडेमस होता है बेसिकली, परमादेश जो होता है बेसिकली, वो क्या है, किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वो कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश नहीं जो है बेसिकली जारी किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कोई पब्लिक माइंडेड अगर हम बात करते हैं तो अधिकार परीक्षा जो है, को वारंटो की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या किया जाता है, को वारंटो का अधिकार किस केस में किया जाता है, कोई भी अगर व्यक्ति है बेसिकली और वो अगर पब्लिक ऑफिस को होल्ड करके रखा हुआ है तो उससे माननीय न्यायालय पूछ सकता है, वाई व्हाट वारंट और अथॉरिटी और अपॉइंटमेंट लेटर यू होल्डिंग दैट पब्लिक ऑफिस। इसका मतलब आपके पास क्या वो अधिकार, वो प्राधिकार, वो अथॉरिटी है जिसकी आधार पे आप क्या करते हो, ये पब्लिक ऑफिस होल्ड करके रखे हो। तो ये याद रखना है आपको। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या भाई, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आज की कक्षा का क्वेश्चन नंबर 10। चलिए जल्दी आंसर करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको बताना है भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या सही जवाब है, फटाफट से बताएं। भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने के लिए बुलाया जा सकता है। दूसरा है, भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। जल्दी बताएं, फटाफट फटाफट बताइएगा क्या है सही आंसर। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही। क्या है सही आंसर, जल्दी बताएं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी जल्दी बताइए भाई। चलिए तो सबसे ज्यादा जरूरी जो बात याद रखना है आपको, केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही अपने निर्णयों को रिव्यू करने की शक्ति होती है, हाई कोर्ट्स के पास में नहीं होती है, बस इतना याद रखना है, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति से क्या किया जा सकता है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे एक्टिव जज की बात की जा रही है, ठीक है कि नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अगर मान लेते हैं जज महोदय नहीं है तो कुछ वक्त के लिए, जब तक कि परमानेंट व्यवस्था नहीं हो जाती है, तो क्या किया जा सकता है, जो एक्टिव जजेस हैं उनको क्या किया जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है बेसिकली सही है, ए इज ओनली द राइट आंसर, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे आज थे 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसके बारे में थे, आपके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में थे। जाकर के फिर से एक बार इनको देखना, कोई बात ना समझ में आती हो कमेंट करके पूछना है, अपना ख्याल रखना है, पढ़ाई जरूर करते रहना है। जय हिंद, थैंक यू।